हेलो फ्रेंड्स, आज हम एससीईआरटी विज्ञान के रिवीजन की इस सीरीज में करने वाले हैं जंतु की संरचना और कार्य। ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा क्योंकि फास्ट रिवीजन है और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है जो कि क्लास 6 से लिया गया है। तो इसमें हम एमसीक्यूज, वन लाइनर्स और समरी करने वाले हैं। थोड़ी सी हो सकता है आपको इधर की आवाज़ें भी सुनाई दे, तो प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं होना और मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट करना, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले आज हम जो करने वाले हैं इसमें हमने सीखा यानी समरी करेंगे। ऐसे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता उन्हें अकशेरुकी प्राणी कहते हैं, ठीक है। यानी जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं, अकशेरुकी या नॉन वर्टिब्राटा, ठीक है। इसके बाद ऐसे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी कहते हैं यानी वर्टिब्राटा। मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय छोटी तथा बड़ी आंत से मिलकर बना होता है। यकृत तथा अग्न्याशय पाचन ग्रंथियां हैं। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़े तथा आंत मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिसमें कि 2 लिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा मानव शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं जबकि शिशु में 213 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो यह तो चैप्टर की समरी थी। अब हम देख लेते हैं जो चैप्टर के एमसीक्यूज हैं उनको। भोजन का पाचन होता है, तो भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? आहार नाल में होता है। मानव में मस्तिष्क कितने भाग में विभाजित होता है? तो मस्तिष्क के 2 भागों में डिवाइड किया गया है, दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क, ठीक है। अगला है श्रवणेंद्रियां हैं। तो श्रवणेंद्रियां जो होती हैं, जो कान हमारे होते हैं उनको क्या कहते हैं? श्रवणेंद्रियां कहते हैं, ठीक है। इसके बाद द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी जंतु कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया हुआ था कि द्विलिंगी जंतु वे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों ही अंग पाए जाते हैं। तो वो कौन सा हो गया? केचुआ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जंतु की संरचना एवं कार्य की, जो कि मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं बुक के अंदर से, चैप्टर के अंदर से। तो वह है सूक्ष्म जीव। सबसे शुरुआत जो होती है चैप्टर की वो होती है सूक्ष्म जीव से। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। जीवाणु, युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास ये सभी यूनिसेल्युलर होते हैं और सूक्ष्म जीव कहलाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं इनको। विभिन्न अंग और उनके कार्य अगला हमारा इसमें टॉपिक है। इस तो देखो, जो विभिन्न अंग हैं उसमें हमारा पाचन अंग, श्वसन अंग, ये सभी अंग आ जाते हैं, उत्सर्जन अंग, हृदय, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की, अगर बात करें यहाँ से एक हो सकता है ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो माइक्रोस्कोप होता है वह कितना गुना किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हमें दिखाता है। तो हर माइक्रोस्कोप की अलग अलग कैपेसिटी होती है। अगर हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसको वह किसी भी ऑब्जेक्ट को 200 गुना तक बड़ा करके दिखा देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाचन अंग की। तो पाचन अंग जो होता है ना, इसमें क्या पाया जाता है? कुछ अंग पाए जाते हैं और साथ में पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो पाचन अंग है उसमें मुख गुहा, ठीक है, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिए, जिसमें मैंने पोषण और पाचन के बारे में बताया था, वो डिटेल मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा डिटेल था वो। यहाँ बस समरी टाइप ही है क्योंकि क्लास 6 में बहुत ही मोटी मोटी बातें बच्चों को बताई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है। तो उसके बाद जब अगर पाचन ग्रंथियों की बात करें तो पाचक रस का स्राव जो ग्रंथियाँ करती हैं उसे हम पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं, ठीक है। यह क्या करती हैं? प्रोटीन, स्टार्च और फैट को सबसे सरलतम रूप में तोड़ने का काम करती हैं, इसमें ये सहायता करती हैं, ठीक है। तो हमारी जो पाचन ग्रंथियां हैं वो लीवर है और पैनक्रियाज है। लीवर यानी कि यकृत या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका कार्य होता है पित्त रस का निर्माण करना, ठीक है, और इसका रंग होता है गहरा भूरा। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय की बात करें तो यह अग्नाशयी रस का स्राव करता है और इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। अगर हम बात करें पाचन की, तो जो पाचन होता है यह जब पाचन आहार नाल में होता है तो उसके बाद आहार नाल में छोटी आंत और बड़ी आंत वो वहाँ के स्थान से जो कोशिकाएं होती हैं वह अवशोषण कर लेती हैं भोजन का जो सरलतम रूप होता है उसका, ठीक है। और वहीं से वे पाचन करने के बाद वहाँ से ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। अब बात करें एक कोशिकीय जीवों में पाचन कोशिका के अंदर ही होता है। तो देखो, जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें जितना हमारे पूरे शरीर में जो कार्य होते हैं वो सभी कार्य उनकी एक कोशिका के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो उसी में उनका पाचन भी हो जाता है। अब दूसरा है केचुआ, तिलचट्टा, इनमें अल्प विकसित आहार नाल पाई जाती है।
कशेरुकी जितने भी होते हैं उनमें पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अकशेरुकी जीव होते हैं उन सभी में अल्प विकसित आहार नाल पाई जाती है। ठीक है, तो ये जितने भी स्टार लगे हुए हैं उनको ध्यान देना, ये जरूरी है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं श्वसन अंग की तरफ। दूसरा अंग है श्वसन अंग। श्वसन अंग की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन होता क्या है। तो सांस को अंदर लेना और छोड़ देना, यह एक क्लास 6 के बच्चे को इतना ही श्वसन के बारे में बताया जाता है कि सांस को भीतर लेना यानी सांस में ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना ही एक श्वसन है। ठीक है, तो यहाँ पर निश्वसन यानी अंतःश्वसन, इसका मतलब है ऑक्सीजन को अंदर खींचना, और उच्छ्वसन या निश्वसन इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यह एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, यानी एक अनैच्छिक प्रक्रिया है जो हमारी इच्छा से नहीं होती, बस ये चलती रहती है। अब हम बात करें कुछ श्वसन अंगों की अलग अलग जीवों में, तो मछली में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। कीट पतंगे, मक्खी और तितली में वायु नलिकाएं पाई जाती हैं श्वसन के लिए। पक्षियों में फेफड़ों से श्वसन होता है क्योंकि फेफड़ों में इनसे वायु कोष जुड़े होते हैं। ठीक है, और यही वायु कोष में जब हवा भर जाती है तो यह आराम से उड़ सकता है क्योंकि ये इसका शरीर हल्का हो जाता है। जो जितने भी स्तनधारी हैं उनमें फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नहीं दिया है, मेढक, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो मेढक होते हैं उनमें श्वसन के लिए क्या होता है, फेफड़े होते हैं और साथ में त्वचा के द्वारा, जब वो पानी के अंदर होता है तो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, अब श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आ जाते हैं इनकी बात करें तो नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिकाएं और उसके साथ 2 फेफड़े। ठीक है, यह सभी आ जाते हैं श्वसन तंत्र के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हृदय की। यह चौथा हमारा तीसरा जो अंग होता है हृदय, यहाँ से यह क्या करता है, रुधिर को छानने का काम करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे कोशिकाओं में ऊर्जा बनने के दौरान, श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है या उत्सर्जित पदार्थ के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल रहा है, उससे ब्लड क्या करता है, रक्त के पास लाता है और रक्त उसे फेफड़े को दे देता है और फेफड़ा उसे साफ कर देता है। और साफ करने मतलब उसमें साफ करने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकाल के बाहर कर देता है, और उसके बाद वह प्योर ब्लड को, जिसमें कि ऑक्सीजन आ जाता है, उसे वह दोबारा हृदय को भेज देता है और हृदय वहाँ से पूरे शरीर को उसे सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो बस वहाँ पर यही बना हुआ है। अब हृदय की संरचना कैसी है, तो यह लाल रंग का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, वक्ष में बाईं तरफ रहता है और यह आजीवन धड़कता रहता है। ठीक है, इसमें कभी भी अगर ये रुक जाए तो जान गई। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से ये साइकिल देख लीजिए, तो हृदय क्या करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब आ जाता है तो यह फेफड़े को इम्प्योर ब्लड भेज देता है। ठीक है, फेफड़ा क्या करता है, छन्नी का काम करता है, जैसे छन्नी होती है छानने का काम करता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और श्वसन अंगों के द्वारा बाहर भेज देता है। और जो ऑक्सीजन इसने लिया है अंतः श्वसन के द्वारा, उस ऑक्सीजन को इस ब्लड में मिलाता है और बाद में इसे प्योर ब्लड के फॉर्म में हृदय को भेजता है। हृदय में अब क्या हो गया, ऑक्सीजन आ चुका है इसके ब्लड में, तो यही अब शरीर के बाकी अंगों के पास भेजता है। और शरीर का जो अंग है इसमें सबसे जो आंतरिक कहें या अगर ये कहें कि संरचनात्मक इकाई जो है वो क्या है, कोशिका, तो यह कोशिका के पास चला जाता है। और कोशिकाएं जब श्वसन करती हैं तो श्वसन के बाद ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं और वह इम्प्योर ब्लड के फॉर्म में हृदय में दोबारा आ जाता है। ठीक है, तो यह एक क्लास 6 के लेवल का ही है। अब जब हम आगे इसके श्वसन अंग के अलग अलग पढ़ाएंगे तो उसको हम आपको बताएंगे, अगली वीडियो में हम उन सबको सारे टॉपिक्स ले लेंगे। अब अगर हम थोड़ी सी एक बात करें यहाँ पे, तो जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनके हृदय की जो धड़कन होती है वो क्या होती है, 72 बार उनका हृदय 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, जो स्वस्थ व्यक्ति हो और वयस्क हो। ठीक है, अगर बीमारी कभी हो जाती है, आदमी बीमार पड़ जाता है, तो उसके अनुसार श्वसन का जो दर है वह भी बदल जाता है। जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका जो श्वसन होता है उसमें जो हृदय की जो धड़कन होती है वह 1 मिनट में 100 बार होती है। ठीक है, कभी कभी अगर शरीर का तापमान बढ़ जाए, गुस्सा बहुत ज़्यादा आए, आपको बहुत ज़्यादा डर हो जाए या आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, तो उस समय हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये 1 लाइनर्स हो गए। अब अगर हम बात करें अगले अंग की, तो अगला है वृक्क या किडनी या गुर्दा। ठीक है, यह आ जाता है हमारा उत्सर्जी अंग में आता है, मुख्य उत्सर्जी अंग कहते हैं हम वृक्क या किडनी को। ठीक है, इसको गुर्दा भी कहते हैं।
तो यह क्या कार्य करता है, विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को ठोस या द्रव के रूप में जो होते हैं, तो द्रव के रूप में विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। देखो जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मल के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। जो गैसीय रूप होता है वह फेफड़े के द्वारा निकल जाता है, कुछ हमारे पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं रोमकूपों से, और जो अधिकतर मात्रा होती है वह द्रव के रूप में, जो ब्लड से निकल रहा है तो द्रव के रूप में यहाँ से किडनी उसको बाहर निकाल लेती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। तो वृक्क क्या होते हैं, ये दो होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, दो होते हैं, सेम के बीज के जैसा इनका आकार होता है, और इनका कार्य क्या है, रक्त को छानने का कार्य करते हैं, और उसमें क्या बाहर करते हैं, यूरिया को बाहर करते हैं। अभी हमने फेफड़ा पढ़ा, फेफड़ा क्या करता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को छानने का काम करता है, और यूरिया को छानने का काम कौन कर रहा है, वृक्क कर रहा है यार, ठीक है। तो अगर ह्यूमन वृक्क की बात करें तो इसमें जो अंग होते हैं उत्सर्जी अंग, उसमें क्या क्या आता है, वृक्क आता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रबार, ये सभी उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। 24 घंटे में यानी एक दिन में 1.8 लीटर तक यूरिन का सिक्रीशन होता है शरीर से, ठीक है, जिसमें कि 95% तक वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है। अगर कभी यूरिया का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि जब आप बीमार हो, कभी फीवर हो, उस समय जब यूरिया का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो यूरिन का कलर येलो हो जाता है, ठीक है। और 2.5% इसमें अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें डायलिसिस क्या होता है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चाहिए आपको कि जब कभी वृक्क अपना काम करना बंद कर देता है या निष्क्रिय हो जाता है तो उस समय कृत्रिम वृक्क के द्वारा रक्त को छानने का काम किया जाता है, इसी को डायलिसिस कहते हैं। और यह हमें हमेशा ही करना होता है, डॉक्टर हमेशा इसको करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा न हो तो शरीर में अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं, अगला हमारा है जनन अंग। तो जनन अंग में जीव दो तरह के होते हैं, एक तो एक लिंगी, दूसरे द्विलिंगी। अब बात करें हम अमीबा की, ठीक है, यानी कि हम अगर बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, ठीक है, तो प्रोटोजोन्स में कोई भी जनन अंग नहीं पाए जाते। इनमें क्या होता है, उनका शरीर दो टुकड़ों में बट जाता है और वहाँ से दो नए जीव बन जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तो कभी मरते ही नहीं, अमर प्राणी होते हैं। लेकिन बाकी उसके बाद के जो जीव होते हैं उनमें जनन अंग पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब एक लिंगी और द्विलिंगी जीव होते हैं। तो एक लिंगी जीव ये होते हैं जिनमें नर और मादा अंग जो हैं वे अलग अलग पाए जा रहे हैं, जनन अंग जो नर और मादा के जनन अंग अलग अलग पाए जा रहे हैं, ठीक है। द्विलिंगी वे होते हैं जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों ही एक में ही पाए जा रहे हैं, जैसे कि केचुआ, ठीक है। नर जनन अंग क्या होता है, वृषण होता है, और मादा जनन अंग क्या होता है, अंडाशय या ओवरी होती है। इसके बाद पांचवा हमारा अंग हो जाता है मस्तिष्क एवं नाड़ियां तंत्रिका तंत्र, ठीक है। यह क्या होता है, हमारे शरीर के जितनी भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इनका नियमन और नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये सब, ऐच्छिक और अनैच्छिक जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं इनका नियमन और नियंत्रण, मतलब ये काम करवाने का काम, ठीक है। जैसे कि आप किसी चीज़ को देख रहे हो, कोई भी चीज़ आप देख भी रहे हो तो ये देखने का हेल्प कौन कर रहा है, तंत्रिका तंत्र कर रहा है। उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है, उसको देखने का काम, उसको समझने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। और उसको सूचना मस्तिष्क को भेजता है और मस्तिष्क आपको बताता है, ठीक है, कि हाँ वो कैसा है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की तो इसमें 3 भाग आ जाते हैं, एक तो मस्तिष्क होता है, दूसरा रीढ़ रज्जु और तीसरा तंत्रिकाएं, ठीक है। तो देखो जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क जो ब्रेन है यह कहाँ होता है, कपाल या करोटी के भीतर होता है, ठीक है। रीढ़ रज्जु स्पाइनल कार्ड यह पाया जाता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डियों के अंदर पाया जाता है स्पाइनल कार्ड। और तीसरा तंत्रिकाएं यानी न्यूरॉन्स, पूरा हमारे मस्तिष्क की जितनी कोशिकाएं, जो सारी जो कोशिकाएं एक किससे बनी होती हैं, न्यूरॉन्स से बनी होती है, ठीक है, यह पाई जाती हैं। और न्यूरॉन्स ही क्या काम करते हैं कि उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य और संदेश को भेजने का काम करते हैं। और इनकी जो बेसिक इकाई होती है, मतलब कि जो बेसिक यूनिट इनका है वह होता है नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिका,
ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं से ही तंत्रिका तंत्र का पूरी तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। अगर हम बात करें प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में, यानी कि अमीबा और स्पंज की बात करें, तो इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रा, एस्केरिस, केचुआ, इन सब में अकशेरुकी जीवों में अविकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मतलब अगर पोरीफेरा तक के जीव की बात करें तो उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। उसके आगे सिलेंट्रेटा से लेकर यानी नाइडेरिया से लेकर आगे के जितने भी नाम का डाटा हैं उन सब में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन वह अल्प विकसित होता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी उनमें पाई नहीं जाती ना, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। तो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है तो उनमें स्पाइनल कार्ड भी नहीं है। लेकिन जो वर्टिब्रेटा के जीव हैं, ठीक है, यानी कशेरुकी जीव हैं, उनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा यानी इसमें स्पाइनल कार्ड भी पाया जाएगी। तो इनमें पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसमें कौन कौन आ जाता है? इसमें मछली, मेढक, ठीक है, पक्षी, सांप, छिपकली, ये सब इसमें आ जाते हैं। और ह्यूमन यानी जितने भी स्तनधारी हैं वे सभी इसमें आ जाते हैं, जिनमें कि पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसके बाद बात करें अगर हम ज्ञानेंद्रियों की, ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती हैं और इनका कार्य क्या है? जो भी बाह्य परिवर्तन हो रहे हैं उनका अनुभव करना, और तंत्रिका तंत्र के पास इनको तंत्रिका तंत्र इन्हीं से जुड़ी होती है और संदेशों को मस्तिष्क तक भेजने का काम करती है, ठीक है। तो अगर ये ज्ञानेंद्रियां ना हो तो तंत्रिका तंत्र ले कहाँ से जाएगा? ठीक है, तंत्रिका तंत्र ले नहीं जा पाएगा सूचनाओं को। जो भी बाहरी उद्दीपन हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन बाहर हो रहे हैं, उनको महसूस करने के लिए कुछ अंग चाहिए ना जो उसको महसूस कर सके। तो वही 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो इनको महसूस करती हैं, ठीक है। तो यह संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं, तंत्रिका तंत्र को देती हैं, तंत्रिका तंत्र वहाँ से मस्तिष्क को देता है और मस्तिष्क वहाँ से फिर रिप्लाई करता है और उस रिप्लाई को फिर से लेकर आती हैं और फिर हमें पता चलता है। ये कार्य बहुत ही फास्ट होता है। अब देखिए, जो पहला है ज्ञानेंद्रियों में कान आता है, इनको श्रवणेंद्रिय कहते हैं। इनका कार्य है शरीर का संतुलन बनाना और सुनने में सहायता करना, ठीक है। मुख्य कार्य इसका क्या है? कान का हम जानते हैं ना कि इसको सुनने में हेल्प करता है, पता है इसका मुख्य काम हमारे शरीर का संतुलन बनाना होता है, ठीक है। और ये काम करता कौन है? जो हमारा अंतःकरण है ना, वह करता है शरीर के संतुलन बनाने का कार्य। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर के संतुलन का कार्य कौन करता है? अंतःकरण, बाह्यकर्ण या मध्यकर्ण? तो यह अंतःकरण करता है। इसके बाद अगर बात करें कि बाह्यकर्ण सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में ही पाया जाता है, सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। इसके पहले अब याद ऐसे कर लो कि जो भी जंतु अंडे देते हैं, ठीक है, उनमें बाह्यकर्ण नहीं पाया जाता है। जितने भी जंतु अंडे देते हैं उनमें बाह्यकर्ण नहीं पाया जाता। जैसे कि छिपकली हो गई, सांप हो गया या फिर मेढक हो गया, ये सब, मछली हो गई, ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं ना, तो इनमें बाह्यकर्ण नहीं पाया जाता है। जितने भी जीव बच्चे पैदा करते हैं उनमें बाह्यकर्ण पाया जाता है, ठीक है। जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ठीक है, इन सब में क्या होता है? बाह्यकर्ण पाया जाता है, यानी कि ये क्या देते हैं? बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतना समझ लो। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जो कर्ण है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और आंतरिक कर्ण। बाह्यकर्ण यानी जिसे आप टच कर सकते हो, अपने कान जो बाहर देख रहे हो ना, वो बाह्यकर्ण है और इसमें कार्टिलेज होता है, अस्थि नहीं होती है। क्या होती है? उपास्थि होती है, ठीक है। और इसमें रोए पाए जाते हैं, मतलब रोम युक्त भाग होता है। तो यह बाहर की जो गंदगी है उसे अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। और जो बाहर के ध्वनि तरंगे हैं उनको अंदर भेजता है। इसके बाद मध्यकर्ण आता है। तो बाह्यकर्ण और मध्यकर्ण के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कर्णपटह झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो यह झिल्ली क्या करती है कि यह झिल्ली हेल्प करती है बाह्यकर्ण को अंतःकर्ण से अलग करने में। जब कभी मान लो कान में होता है ना कि कभी दर्द हो रहा है, आपने कान में कुछ डाल दिया, ठीक है, और अचानक बहुत ज़ोरों से दर्द होता है, तो जहाँ टच होता है ना वह कान का पर्दा होता है, ठीक है, वहाँ पे वो टच होता है। वही कर्णपटह झिल्ली पाई जाती है जो बाह्यकर्ण को अंतःकर्ण से अलग करती है। मध्यकर्ण में 3 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अब जरा मुझे ये बता देना कि सबसे छोटी वाली हड्डी कौन सी है, ठीक है। ये आप जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको याद रखना, वो मैं आपको आगे बता दूँगी। वैसे मैं पिछले जब मैंने आपको बताया था शरीर की संरचना के बारे में, तो मैंने इसको बहुत डिटेल में सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर क्लास 6 के लेवल का बता रही हूँ, इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रही हूँ। यहाँ सिर्फ यहाँ पर जो वन लाइनर है वही बता रही हूँ मैं। आंतरिक कर्ण की बात करें तो यह अर्ध पारदर्शक झिल्ली का बना होता है, कला गहन के रूप में होता है। देखो, कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब होता है मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी पर्दा। तो ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे समझ लो, एक ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे मतलब एक गड्ढा हो जिसमें ढेर सारे पर्दे लगे हों,
ठीक है। तो एक ही पर्दा बहुत बार अगर मोड़ दो तो जो जैसी संरचना बनेगी ना, जैसे एक पर्दे को या कपड़े को बहुत बार मोड़ दो तो जो संरचना बनेगी वही संरचना होती है आंतरिक कर्ण की, ठीक है। तो इसमें जब हमारी ध्वनि जाती है तो वह मध्य कर्ण से टकराती है, उसकी जो अस्थियों से, और वहाँ से होके कला गहन में जाती है। अब आप याद करो, ऐसे सोचने समझने की कोशिश करो कि एक कमरा है जिसमें ढेर सारे ऐसे दीवारें बनी हुई हैं, तो वहाँ आप बोलोगे तो ये गूंज उत्पन्न होगी ना। वैसा ही होता है हमारे कान का जो अंतःकर्ण जो होता है वो कुछ ऐसा घुमा सा होता है, तो इसीलिए हमारी आवाज़ जो वहाँ तक होके जाती है। तो यह क्या करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। इसमें एक लिक्विड होता है, वही लिक्विड अगर इधर उधर हो जाए ना तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो जब कभी ऐसा होता है कि हम सीधा चल रहे हों, जैसे हम लोग कभी डांस करते हैं या फिर कभी एक तरफ झुकते हैं, तो क्या होता है दूसरे तरफ थोड़ा सा हम ऊंचाई अपनी बढ़ा लेते हैं। जैसे कि आप पानी से भरी हुई बाल्टी लेके जा रहे हो तो उस तरफ अपने शरीर को भी झुका लेते हो ना, क्यों? ताकि हमारे शरीर के इस कान के अंदर की जो वह द्रव्य है, वह द्रव्य क्या करे, द्रव जो है लिक्विड है, वो अपनी पोजीशन को सेट कर ले, ठीक है। इसका संबंध जो होता है श्रवण तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क से होता है, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम आँखों की बात करते हैं। आँखों को क्या कहते हैं, दृश्येंद्रिय कहते हैं, ठीक है। जो मानव नेत्र है वह कहाँ होता है, कपाल या खोपड़ी के अंदर होता है और नेत्र कोटर में उपस्थित होता है। इसका जो हमें दिखाई देता है वह सिर्फ 1/5 भाग ही बाहर से हमें आँख का दिखाई देता है, बाकी 4/5 भाग अंदर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। क्योंकि यह होता है ना, हमारी आँखों का जो तरीका ऐसी होती है ना हमारी आँखें, तो हमें तो सिर्फ इतना ही दिखता है बाहर वाला पार्ट, बाकी ये भीतर वाला पार्ट तो हमें दिखाई नहीं देता। तो इसी को हम कहते हैं 1/5 भाग ही बाहर से दिखाई देता है। हमारी जो आँख होती है उसमें पारदर्शी उत्तल लेंस होता है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आँख के अंदर बनता है, ठीक है। जो हाइड्रा या अर्थवर्म आदि जीव हैं उनमें आंखें नहीं पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोडा जो जीव होते हैं ना, आर्थ्रोपोडा के जो जीव, वहाँ से आंखें बननी शुरू होती हैं, लेकिन हाइड्रा वगैरह में आंखें नहीं होती हैं। इस तरह अर्थवर्म में भी आंखें नहीं पाई जाती हैं, यानी केंचुए में आंखें नहीं पाई जाती हैं। जो कीट होते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे कि क्या है, मक्खी की आंखें देखी है कैसे, एक बड़ी कलरफुल सी ब्लैक तो होती है लेकिन उसको देखो तो बड़ी चमकदार सी दिखती हैं, तो वे संयुक्त नेत्र कहलाते हैं। जैसे टिड्डे वगैरह की आंखें देखी होंगी, तो ये टिड्डे की आंखें या फिर इनकी आंखें जो होती हैं काफ़ी बड़ी सी दिखती है ना, इसकी मक्खी की आंखें या फिर मधुमक्खी की आंखें, तो ये आंखें ना संयुक्त नेत्र कहते हैं, कंपाउंड आई इनको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें नेत्रदान की, तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको याद दिला दूं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जब नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान में नेत्र के किस अंग का हम दान करते हैं, तो उसमें हम नेत्र की जो पुतली होती है ना, उस पुतली को प्रत्यारोपित करते हैं। तो मृत्यु अगर हो गई है किसी व्यक्ति की, तो उसके मृत्यु के 8 घंटे के भीतर इनको अगर निकाल लिया जाए, आंखों की पुतली को निकाल लिया जाए और 72 घंटे के भीतर किसी भी उम्र के व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दे तो उसको दिखाई देने लगेगा। अब बात ये होती है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारी आंखों की जो पुतली है, जो काला वाला भाग दिख रहा है बाहर की तरफ, वह पुतली जो है वह उसका साइज कभी नहीं बदलता, वो हमेशा ही एक ही साइज का होता है। तो इसलिए अगर हम आंखों की पुतली को, एक छोटे बच्चे की आंखों की पुतली या बड़े किसी बुजुर्ग के आंखों की पुतली, ये दोनों हमेशा ही बराबर होती हैं। तो इसलिए हम किसी भी उम्र के व्यक्ति को नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान महादान है, करना भी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाक या घ्राणेंद्रिय की बात करें तो कुत्तों और चींटी की घ्राण शक्ति सर्वाधिक होती है, यह हमारे बाहर की सूंघने की काम करता है, ठीक है। अब जीभ की बात करें तो ये स्वादेंद्रिय कहते हैं इसको। मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, कसैला, ये सारे जो स्वाद होते हैं वह लेने के लिए जो हमारी जीभ होती है उसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, यह हमारे बोलने में सहायक होती है तथा भोजन में लार को मिलाने का काम करती है। जो मेढक की जीभ होती है वह शिकार पकड़ने में सहायक होती है। इसी के साथ जो गिरगिट की जीभ होती है वह भी काफ़ी लंबी होती है। गिरगिट और मेढक की जीभ काफ़ी लंबी होती है, तो आगे बढ़ के शिकार को पकड़ लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर त्वचा की बात करें तो इसे स्पर्शेंद्रिय कहते हैं। ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना, खुरदरा जो भी चीज़ें हैं उनको स्पर्श करके हम पता लगा लेते हैं कि वस्तु कैसी होगी, ठीक है। जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वे अक्षरों की पहचान कैसे करते हैं, छू कर करते हैं, और इस पद्धति को क्या कहते हैं, ब्रेल पद्धति या ब्रेल लिपि कहते हैं, जैसे वो पढ़ते हैं। अब बात करें कंकाल की, तो कंकाल जो होता है वह 2 तरह के होते हैं कंकाल।
एक तो होते हैं बाह्य कंकाल जो शरीर में बाहर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बाल, नाखून, सींग और खुर, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, बाह्य कंकाल होता है। जो त्वचा के अंदर के कंकाल हैं जिसमें अस्थियां और उपास्थियां आ जाती हैं उसे हम अंतः कंकाल कहते हैं। मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि जुड़ के बनी है 213 हड्डियों से, यानी जो शिशु होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं 0 से 1 साल तक के बच्चे, उनमें 213 हड्डियां पाई जाती हैं। यह हड्डियां जुड़ती हैं और बाद में बचती हैं 206 हड्डियां, ठीक है। अब बात करें मानव अंतः कंकाल की, तो इसमें 2 तरह के कंकाल होते हैं। एक तो अक्षीय कंकाल, मतलब ऊपर से नीचे एकदम सीधा, और दूसरा इन अक्षीय कंकालों से जुड़ा हुआ अनुबंधीय कंकाल, ठीक है। जो अक्षीय कंकाल है उसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं, जो अनुबंधीय कंकाल है उसमें 126 हड्डियां पाई जाती हैं। जो अक्षीय कंकाल है उसमें खोपड़ी, कशेरुक दंड और उरोस्थी और पसलियां आ जाती हैं। जो अनुबंधीय कंकाल है उसमें मेखलाएं और हाथ पैर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करें खोपड़ी की, खोपड़ी में 28 हड्डियां पाई जाती हैं। खोपड़ी या कपाल की बात करें तो यहाँ खोपड़ी में 28 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें 28 हड्डियों में 8 हड्डियां कपाल में पाई जाती हैं, 20 हड्डियां चेहरे में पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करें कशेरुक दंड की, यानी जो हमारा रीढ़ की हमारी जो हड्डी है उसकी बात करें तो यह होती है, यह अगर हम बात करें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। बच्चे जो होते हैं उनमें 33 हड्डियाँ होती हैं। शिशु होते हैं, शिशु में 33 हड्डियाँ होती हैं, बाद में भी जुड़ के 26 हड्डियों में बदल जाती हैं, ठीक है। तो यह कशेरुक दंड को हड्डियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रीवा, बच्छ, कटी और सैक्रम। अब आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो जरा मुझे ये बताना है कि ग्रीवा में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने पढ़ाया हुआ है कि ग्रीवा में कितनी हड्डियाँ, ग्रीवा जो स्पाइनल कार्ड है, सॉरी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें ग्रीवा में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। जो गर्दन की हड्डियां होती हैं वह फिक्स होती हैं, ठीक है, वह काफ़ी जंतुओं में फिक्स होती हैं, तो इसलिए आप मुझे वो बता सकते हो, ठीक। अब बात करें उरोस्थी और पसलियों की, तो देखो आगे की तरफ जो हमारी पसलियाँ जुड़ती हैं ना, तो आगे एक लंबी सी जो हड्डी होती है, ये बहुत बेहतर मैंने पढ़ाया था, आगे की एक लंबी सी जो हड्डी होती है बीच में, उसे हम उरोस्थी कहते हैं, ठीक है। वह उसकी संख्या 1 होती है और इसी उरोस्थी से 24 पसलियाँ जो हमारी होती हैं उसकी पसलियाँ ये जुड़ी होती हैं। तो पीछे की तरफ ये पसलियाँ हमारी कहाँ जुड़ी होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी से ये जुड़ी होती हैं, ठीक है। 12 जोड़ी होती है, ठीक है। तो दोनों तरफ 12-12 हैं। तो ये कहाँ से जुड़ी होती है, पीछे हर 2 हड्डी एक जुड़ी होती है, एक किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, एक वर्टिब्रल कॉलम की हड्डी से जुड़ी होती है, और आगे की तरफ ये जुड़ी होती हैं किससे, इसी उरोस्थी से जुड़ी होती हैं। अब आप जरा मुझे ये बताना कि कितनी हड्डियां ऐसी हैं जो कि उरोस्थी से नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है। आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनी हड्डियां उरोस्थी से नहीं जुड़ी होती हैं, जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो फ्लोटिंग रिब्स की संख्या कौन सी है और कौन से नंबर की होती है, ये आप मुझे बताना, मैंने पढ़ाया हुआ है। आगे बात करें अनुबंधीय कंकाल की, तो 126 हड्डियाँ हैं। 126 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, मेखलाओं के रूप में। मेखलाएँ कौन कौन सी होती हैं, श्रोणि मेखला और अंश मेखला। इसके बाद हाथ और पैर की हड्डियाँ जाती हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है। अब अगर हम बात करें गति की, कंकाल तंत्र है तो गति भी होगी। तो जो अमीबा होता है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको। जंतुओं में जो गति होती है वह किसकी वजह से होती है, हाथ पैर की वजह से होती है। जो वर्टिब्रेटा हैं, यानी कि जो कशेरुकी हैं, उनमें क्या होती है, पैरों और हाथों की वजह से होती है। और वही उनके जो अग्रपाद हैं वह बदल जाते हैं, जैसे कि हमारे अग्रपाद जो हैं वो हाथों में बदल गए, चिड़िया के अग्रपाद पंख में बदल गए, ठीक है। जो सांप हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उनके जो पैर हैं वे नष्ट हो गए, वो अवशेषी अंग हो गए, ठीक। इसी तरह से जो अगर बात करें मछली की, तो उनके जो पैर हैं वो पंखों के रूप में परिवर्तित हो गए, ठीक है। जो पख हैं, ठीक है, फ्लोटिंग जैसे करती हो तो उसमें परिवर्तित हो गए। अब कुछ ऐसे जीव हैं जो जिनके बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि उनके स्पेशल पाए जाते हैं गमनांग, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात अमीबा की करें तो अमीबा में स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद पाया जाता है, ठीक है। उसका एक ही कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका है। वह कोशिका अपना आकार बदलती रहती है, ठीक है। वह कोशिका क्या कर रही है, अपना आकार बदलती रहेगी, और जब उसका एक तरफ जिधर जाना होगा उधर एक मोटा सा ऐसे निकल जाएगा उसका पार्ट, और उसे हम कूटपाद कहते हैं, ठीक है। केचुआ में चलने के लिए स्टीटी पाई जाती है या सूक पाया जाता है। पैरामीशिया में सिलिया पाया जाता है, मतलब पूरे इसकी बॉडी जो होती है ना, इस बॉडी में पूरे छोटे छोटे ऐसे सिलिया पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पक्षी की बात करें, पक्षी में एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। दिशा
परिवर्तन करने के लिए पक्षी में पुच्छ पंख पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो पंख होता है वह अग्रपादों का रूपांतरण होता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से पढ़ना है। बस आज का इतना ही चैप्टर था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर टाइम से नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब है कि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। ओके, अच्छा हाँ, टेलीग्राम पे आपको मैंने PDF के फॉर्म में नहीं दिया यार, पता है जो वीडियोज है ना उनकी मैंने PPT के फॉर्म में ही है। वो मैंने PDF में चेंज करने की कोशिश की थी, वो नहीं हुआ था। मैंने जब उनको सेव किया और सेव करने के बाद जब सेंड किया तो PPT के फॉर्म में ही चला गया। ठीक है, तो आपके पास अगर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया होगा, अब डाउनलोड किया होगा मतलब कि प्ले स्टोर से, तो वह आप कर पाओगे, और नहीं किया होगा तो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो PDF के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है मेरे मोबाइल से। मुझे नहीं पता है क्या दिक्कत हो रही है, और अभी इतना समय भी नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं टाइम थोड़ा कम निकाल पा रही हूँ कि मैं उसको चेंज करूँ। तो आप स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हो तो प्लीज़ ले लो, नहीं तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो फ़ोटोज़ मैंने खुद लिखे हैं उनकी मैं आपको फ़ोटो, अगर आप कहो तो मैं उसकी फ़ोटो आपको सेंड कर दूँ। ये काम मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी PDF नहीं हो रहा है। तो जिनके मोबाइल में PPT की सुविधा होगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट क्या यहाँ पे जिसका हम यूज करते हैं बनाने के लिए, अगर वो है आपके मोबाइल में तो आप कर सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर है तो आप कर सकते हो, उसको डाउनलोड हो रहा होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर आप कहो तो मैं फ़ोटो उसकी सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको सेंड करूँगी। पता नहीं क्यों मैं 3-4 बार मैंने कोशिश की, वो PDF के फॉर्म में चेंज ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फिर अगर जैसा हो वैसा आप मुझे बताओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।